हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग इसमें बात करेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। परिसंचरण तंत्र का ये आगे का वीडियो है आपका, ठीक। और इसी में आपको जो लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था उसको इसी में कवर कर लेंगे और आज आपका परिसंचरण तंत्र का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका बाकी का जो आपका वीडियो का लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के बाद ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या है आपका। तो आरएच फैक्टर या एंटीजन की बात की जा रही है, आरएच फैक्टर का ये, आरएच एंटीजन का ये, ठीक। इसके बारे में तो पहली बार तो ये जो है खोजा गया है कब, 1937 के आसपास में आपको खोजा गया। 1937 में बंदर में ये खोजा गया था, बंदर में इसको खोजा गया था। किसके द्वारा? तो लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा इसको खोजा गया था। बंदर में रिसस बंदर था, उसमें खोजा गया था, तो इसी रिसस के नाम पे ही क्या हुआ है, RH लिया गया वहाँ से। तो ये बंदर में पता चला। उसके बाद आपको इसको देखा गया तो मनुष्य में भी ये पाया गया, और इस कारण से इसको कह दिया कि भाई ये RH फैक्टर हो गया, RH एंटीजन हो गया, ठीक। तो पहली बार इसका खोज कहाँ पे, रिसस बंदर में हुआ, ठीक है। और उसके बाद इसका प्रयोग चूंकि खोजा गया था मनुष्य में भी इस तरीके का दिखा, तो कह दिए क्या कि ये RH फैक्टर या RH एंटीजन है, ठीक। तो ये एक प्रकार का एंटीजन है जो कि आपको RBC पे देखने को मिलता है, ठीक। तो इस एंटीजन की खोज कार्ल लैंड स्टीनर तथा वीनर ने रिसस बंदर की RBC में पहली बार ज्ञात किया था, ठीक। और उसके बाद यह कारक मनुष्य में भी पाया जाता है, ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो अभी तक जितना पर उसमें से आगे का ये है, उसमें ये है सिंपल बात ध्यान ये रखना है कि RBC पे एक और फैक्टर मिला, जो कि उसके अलावा जो A और B ब्लड ग्रुप के अलावा वो मिलता है, उसके अलावा भी ये फैक्टर मिला। तो पहली बार बंदरों में पता चला, उसके बाद इसका प्रयोग जब देखे कि मनुष्य में है कि नहीं, तो जब मनुष्य में देखा गया तो उसमें भी मिल गया आपको, ठीक। वैसा अब इस RH के कारक के आधार पर इसको दो अलग अलग मनुष्य के वर्गीकरण बनते हैं। तो RH कारक जिसके ब्लड में होगा, जिसके ब्लड में नहीं होगा, उसके बेस पर दो वर्गीकरण बनते हैं मनुष्य का, ठीक है। तो एक होता है इसको बोलते हैं RH पॉजिटिव, और एक होता है जिसको बोलते हैं RH नेगेटिव। मान लीजिए जिस किसी व्यक्ति के ये रक्त में RBC में क्या होगा, RH एंटीजन उपस्थित होगा, तो उसको बोलेंगे कि वो RH पॉजिटिव है, ठीक। और किसी में नहीं उपस्थित होगा RH एंटीजन, तो उसको बोलेंगे क्या कि वो RH नेगेटिव है। तो नहीं के लिए निगेटिव शब्द का प्रयोग के लिए यहाँ पे RH नेगेटिव इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। तो जिसके पास है, जिसके ब्लड में के RBC पर RH एंटीजन उपस्थित है, उसको बोलते हैं क्या, RH पॉजिटिव। जिसके ब्लड के RBC पे क्या बोलेंगे, RH एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो उसको बोलेंगे कि RH नेगेटिव है ये, ठीक। वैसा अगला है RH एंटीजन की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ RH एंटीजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक। किस तरीके से ये बढ़ता है बच्चों में, मतलब आपको मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स के पास है नहीं है इस तरीके से, तो आगे बच्चा में क्या क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में, ठीक। तो मान लीजिए कि किसी या तो दो ही स्थिति बन सकता है, या तो पेरेंट्स के पास होगा नहीं होगा, जैसे एक फादर है और एक मदर है, या तो फादर के पास पॉजिटिव होगा, ठीक, और एक कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, पॉजिटिव होगा, ठीक, या मदर के पास नहीं होगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, ठीक, इस तरीके का। तो RH प्लस लक्षण RH ये निगेटिव लक्षण पर क्या होता है, प्रबल होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। कहने का मतलब ये हमेशा क्या प्रभावी होगा, पॉजिटिव होगा। RH पॉजिटिव हमेशा प्रभावित होता है। कैसे? मान लीजिए कि RH प्लस वाला और RH कुछ ज़्यादा ही बराबर है, RH प्लस और RH निगेटिव, इन दोनों में क्या करवाएंगे, आपको इसको ब्लड को मिलाएंगे, ठीक, अंत। तो यहाँ से बच्चा क्या बनेगा, RH पॉजिटिव बनेगा, ठीक। किसी भी सेंस में RH पॉजिटिव ही बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा ही हुआ भी है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फादर के पास क्या है, RH पॉजिटिव था, मदर के पास RH पॉजिटिव था, तो बच्चा में क्या बना, RH पॉजिटिव बना। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन और एब नॉर्मल कंडीशन, सामान्य और असामान्य स्थिति दिखाता है, ठीक है। कैसे असामान्य और सामान्य होता है इसको समझेंगे हम लोग आगे कि किस तरीके से इसमें रोग उत्पन्न होता है इसके कारण से उसको। तो RH प्लस होगा, फादर से आया, और RH मदर से आया, ठीक है। तो बच्चा में क्या बनेगा, RH पॉजिटिव बनेगा, ठीक। यहाँ पे संतति का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो RH नेगेटिव फादर से आया, ठीक है, और RH पॉजिटिव कहाँ से, मदर से आया, ठीक। तो बच्चा में क्या बनेगा, ये RH पॉजिटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले ही बताएं कि जो पॉजिटिव वाला होता है क्या है, हमेशा प्रभावी होता है किसके ऊपर, निगेटिव पर, ठीक। तो जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव रहेगा तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है, तो उसमें पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक। RH नेगेटिव और RH नेगेटिव होगा तो उसका क्या होगा, RH नेगेटिव बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ कि फादर के पास से RH पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और RH नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें क्या बनेगा, RH पॉजिटिव एबनॉर्मल कंडीशन बनेगा, ठीक। वो अब यही समस्या है, जिसको रोग कहते हैं, ठीक है। वो पहली बात एक और ध्यान रखिएगा, आपको लगे सर ये सब कैसे आ रहा है, ठीक। तो जब निषेचन की क्रिया होता है, ठीक है,
तो जब इंटरकोर्स रिलेशन बनता है तो फिर जो ये आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है जाइगोट वगैरह के मिलने से, ठीक है, उस तरीके से, तो उसके बाद उसमें ये ब्लड भी डेवलप होगा, क्योंकि जेनेटिक बेस पे डेवलप होगा, ठीक है। तो ये इसके कारण से क्या होता है कि उसमें क्या रहेगा नहीं रहेगा वो माता और पिता के ब्लड के बेस पर डिसाइड होता है वो, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें एबनॉर्मल कंडीशन कैसे होता है उसको समझना है अपने को, ठीक। आपको लगा सर यहाँ पे जो आप कह रहे थे कि यहाँ पे RH निगेटिव है, RH पॉजिटिव है और बच्चा में नॉर्मल कंडीशन हो रहा है, ठीक। यहाँ पे RH पॉजिटिव है, यहाँ पे RH निगेटिव है, बस इधर उधर का तो अंतर है, पर यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन हो रहा है। ये जो एबनॉर्मल है बेसिकली क्या है, समस्या है, ठीक है, बीमारी है की स्थिति है, ठीक। तो इसके लिए समझेंगे आगे कि क्या है। आगे देखिए यहाँ पे, तो ये RH पॉजिटिव रुधिर चढ़ाने पे क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को RH पॉजिटिव रुधिर चढ़ाएंगे तो क्या होगा। सामान्यतः मनुष्य के जो शरीर है, रुधिर है, उसमें प्लाज्मा में क्या होता है, RH एंटीजन का एंटीबॉडी RH निगेटिव नहीं बनता, ठीक। मतलब RH के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी आपको नहीं मिलेगा, ठीक। RH एंटीजन का एंटीबॉडी RH निगेटिव नहीं पाया जाता है, ठीक। लेकिन यदि रुधिर आधान में, ठीक है, आधान मतलब था चढ़ाना, ठीक, रुधिर आधान में किसी RH निगेटिव व्यक्ति को किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति का रुधिर चढ़ाया जाता है तो उस समय ग्राही व्यक्ति के लिए RH निगेटिव एंटीजन फॉरेन बॉडी के तरह कार्य करता है, ठीक। क्या कह रहा है कि यदि किसी रुधिर आधान में किसी RH निगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव का रुधिर चढ़ाया जाता है तो उस समय ग्राही व्यक्ति के लिए RH एंटीजन, ठीक है, फॉरेन बॉडी की तरह कार्य करता है, जिससे ग्राही व्यक्ति के रुधिर में RH एंटीजन से प्रतिक्रिया करने के लिए RH निगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण होता है। समझिए क्या है मामला। आपको पहले ऊपर में क्या बताया था कि RH निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास RH प्रेजेंट नहीं है उसका आरबीसी पर, ठीक। और RH पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर RH ये एंटीजन ये उपस्थित है आरबीसी पर, ठीक, ब्लड में। तो इसके पास है RH पॉजिटिव और इसके पास नहीं है RH निगेटिव, ठीक। ये बात जानते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि रुधिर आधान में, ठीक है, इसमें यह भी एक बात क्या कह रहा है कि RH एंटीजन के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता है, RH निगेटिव नहीं बनता, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बनता, ठीक, वैसा। लेकिन रुधिर आधान में किसी RH निगेटिव व्यक्ति को किसी RH पॉजिटिव का रुधिर चढ़ाया जाता है, मतलब इसके ये आरबीसी पे RH कारक प्रेजेंस नहीं था, ठीक है, RH एंटीजन प्रेजेंस नहीं था, ठीक है, इसके आरबीसी पे, और उसको आप इसका चढ़ा दिए, जिसमें RH है उसका चढ़ा दिए, ठीक। तो क्या होगा, तो उस समय ग्राही व्यक्ति के लिए जो RH एंटीजन है, जो ये एंटीजन उसके शरीर में प्रवेश किया, ठीक है, ब्लड के माध्यम से, वो फॉरेन बॉडी की तरह काम करेगा, ठीक। और जब फॉरेन बॉडी की तरह काम करेगा तो इससे ग्राही व्यक्ति के क्या होगा, रुधिर में RH एंटीजन से प्रतिक्रिया करने के लिए RH निगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, ठीक। समझ रहे बात, मतलब फिर समझते हैं। मान लीजिए कि आप A नाम का एक व्यक्ति है जो क्या है, जिसके में RH एंटीजन उपस्थित नहीं है, RH एंटीजन उपस्थित नहीं है, मतलब ये क्या है, RH निगेटिव है, ठीक। किसी B नाम के व्यक्ति का ब्लड आप चढ़ा दिए, ठीक है, बाकी AB आपको मिल रहा था, ठीक था, पर AB प्लस ये सब मिल रहा था कि उन्हें देखना था उसमें, ठीक। जैसे होता क्या है कि आप AB और O, AB और O ये 4 ब्लड ग्रुप रहे हैं, ठीक है। अब इसी RH के प्रेजेंस के आधार पे क्या होता है कि A प्लस होता है, B प्लस होता है, इस तरीके से B माइनस होता है, इस तरीके से होता है, ठीक, वैसा। अब किसी में हो सकता है कि उसके पास A ब्लड ग्रुप तो है पर इसके ऊपर RH एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे कह देंगे A माइनस, यदि होगा तो कह देंगे A प्लस, ठीक, इस तरीके का। ये भी डिपेंड कर रहा होता है आपको ब्लड ग्रुप बनाने में, ठीक, वो तो इसी के आधार पर प्लस माइनस होता है। RH के आधार पर क्या होता है, प्लस माइनस होता है, नहीं तो सामान्यतः A, B और AB और O होता है, ठीक। अब मान लीजिए किसी के पास O पे क्या है, RH एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, O निगेटिव, और यदि होगा तो O पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा, इतना ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए किसी A नाम के व्यक्ति है, इसको आप इसके ऊपर RH पे ये एंटीजन नहीं था, आप ये मतलब RH क्या है, ये निगेटिव है। एक B नाम का व्यक्ति है, इसका RH एंटीजन क्या था, पॉजिटिव है। हो सकता है दोनों का ब्लड सेम हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड क्या हो, दोनों का सेम हो, ठीक। जैसे इसका भी ब्लड क्या हो सकता है, इसका भी मान लीजिए कि A ग्रुप है और इसका भी ग्रुप A है, पर इसमें निगेटिव था RH, ठीक है, A निगेटिव है और ये A पॉजिटिव है, ठीक। ये क्या है, A पॉजिटिव। जब ये A निगेटिव A पॉजिटिव होगा तो उसमें क्या होगा, अब इसमें RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुआ था, ठीक, पर जैसे ही इसको इसमें चढ़ाएंगे, ठीक, तो ये मान लेगा कि भाई साहब हमारे पास तो ये तो था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, और इसका मतलब हमारे शरीर में ये आ गया, इसका मतलब ये क्या है, कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति है, ठीक। अब इसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा एंटीबॉडी का निर्माण।
ठीक। और आपका ये जो आपका शरीर है, ए नाम के व्यक्ति का जो शरीर है वो एंटीबॉडी का निर्माण करने लगेगा, ठीक। और जब ये एंटीबॉडी का निर्माण करेगा तो क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव एंटीबॉडी बन जाएगा, ठीक। और जब RH नेगेटिव एंटीबॉडी बनेगा तो क्या हो जाएगा, आगे फिर इससे समस्या उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और कैसे होगा देखिएगा, इसमें अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इस अवस्था में ग्राही व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहली बार चूंकि नहीं प्रभाव पड़ेगा इसलिए क्योंकि पहली बार तो एंटीबॉडी का निर्माण ही हो रहा था, ठीक। ये कुछ वैसा मामला है कि आपके घर के पास चोर आ गया, ठीक है, और आपको लगा कि ये बाहरी व्यक्ति है, कैसे आ गया भाई, और आप तैयारी कर रहे थे, तैयारी करते ही वो आपको चला गया, ठीक है। आप तैयारी कर रहे थे इस बात के लिए, खाना खिलाने के लिए नहीं, आप इस बात की तैयारी करते कि इसको पीटना है। अब हथियार वगैरह ढूंढो, ठीक है, बंदूक बंदूक कहाँ रखा हो, डंडा उंडा निकालो, ठीक। तब तक वो चला गया। अब जब दूसरी बार आएगा तो आपको पता है कि ये व्यक्ति बाहरी व्यक्ति है, हमारे यहाँ का तो नहीं है, ठीक है, और आप पूरा बंदूक वंदूक ठीक रखे हुए थे, ठीक है, डंडा उंडा रख के रखे हुए थे। जैसे ही आप उसको पीटना शुरू कर दिए, वही बात यहाँ पे कुछ ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो जिस व्यक्ति में RH नेगेटिव था उसको RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाएं तो उसका शरीर क्या किया, सेंस किया कि बाहरी व्यक्ति आ गया है, तो उसके लिए RH नेगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया वो, ठीक। अब यदि उस व्यक्ति को पुनः आवश्यकता पड़ा ब्लड का, ठीक है, पुनः आवश्यकता पड़ा ब्लड का, ठीक, तो व्यक्ति में जिसके रुधिर में RH नेगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका था उसको किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति का रुधिर चढ़ाने पर इन RH नेगेटिव एंटीबॉडी के कारण RH पॉजिटिव रुधिर का RBC में समूहन हो जाएगा, ठीक, दोनों के इसमें समूहन हो जाएगा, ठीक, जिसके कारण से क्या होगा, ग्राही व्यक्ति के रक्त में थक्का बनने लगेगा, ठीक। क्या होगा, ग्राही व्यक्ति के रक्त में थक्का बनने लगा और इस कारण से उसकी हो जाएगी मृत्यु, ठीक। इसलिए भी कहते हैं कि भाई A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव का जो ब्लड होगा वो A पॉजिटिव को ही देना है, B पॉजिटिव का ब्लड क्या होगा, B पॉजिटिव को ही देना है, ठीक। A नेगेटिव का ब्लड A नेगेटिव को ही देना है, ठीक। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है ये RH एंटीजन के कारण हुआ है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट किसके कारण हुआ है, RH एंटीजन के कारण। ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक। जब एंटीबॉडी बन जाएगा तो जैसे ही जाएगा उसके ब्लड में RH पॉजिटिव का तो फिर अंत उसको पीट पाट के भगा देगा वैसा। अगला एक रोग है, इसके इसी से जुड़ा हुआ रोग है जो पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण से होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है जो बनता है RH के कारण ही, RH एंटीजन के कारण ही। यह RH कारक से संबंधित एक रोग है जो केवल गर्भावस्था में शिशुओं में होता है, ठीक। और इसमें पिता RH पॉजिटिव तथा RH नेगेटिव, माता तथा शिशु RH पॉजिटिव हो जाता है। इससे प्रभावित शिशु की गर्भावस्था में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। पहले बात तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर में भी आप चार्ट में देखे तो, ठीक है, कि RH पॉजिटिव पिता होगा और RH नेगेटिव माता होंगे, ठीक। तो किसी में चाहे पिता हो चाहे माता कुछ भी हो, क्या होता है, RH पॉजिटिव क्या होता है, प्रभावी होता है। इसका मतलब क्या है, बच्चे में क्या बनेगा, तो RH पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। दिक्कत यहाँ पे ये है जो आपको हम चार्ट वहाँ पे दिखा रहे थे उसमें क्या दिक्कत है, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव और RH यहाँ पे एबनॉर्मल, ठीक। यहाँ पे RH नेगेटिव RH पॉजिटिव सेम कंडीशन है, बस इधर का उधर होया हुआ, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे हैं RH पॉजिटिव नॉर्मल कंडीशन है, ठीक, पर यहाँ पे एबनॉर्मल कह रहे हैं, मतलब असामान्य स्थिति का समस्या है, मतलब यहाँ पे, ठीक। वैसा क्यों है ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव मिलेगा तो क्या बनेगा, RH पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि प्रभावी होता है RH पॉजिटिव, ठीक, वो बनेगा। अब ये जो बनेगा वो बच्चा कहाँ रहता है, माता के गर्भ में रहेगा, ठीक। और जब ये माता के गर्भ में रहेगा तो उस बच्चे के भ्रूण से जो ब्लड का कुछ मात्रा यदि चला जाए, ठीक है, माता के शरीर में, ठीक है, तो आपको पता है कि माता के शरीर में क्या है, RH नेगेटिव है, इस बच्चे का RH पॉजिटिव है। अब जब जैसे ही इसके शरीर में जाएगा, माता के शरीर में जाएगा, तो RH नेगेटिव कहेगा ये कहाँ से आ गया, इसको पीटना है, पीटने के लिए क्या करेगा, वो एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, ठीक, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। पहला बच्चा तक तो बहुत दिक्कत नहीं होता है, तो दूसरे बच्चे में क्या होगा, अब चूंकि फिर से दोनों गर्भधारण, मतलब वो उसकी माता गर्भधारण करेगी, ठीक, जब फिर से बच्चा आएगा, भ्रूण होगा, ठीक, अब फिर से उसका यदि ब्लड उसमें गया है, ठीक, RH पॉजिटिव वाला, क्योंकि पिता तो पहले से पॉजिटिव है, तो जब अगली बार गर्भधारण होगा तो फिर से पॉजिटिव बनेगा बच्चा, ठीक है। और जब बच्चा पॉजिटिव का ब्लड का कुछ अंश माता के शरीर में प्रवेश करेगा, ठीक है, कैसे प्रवेश करता है आगे देखेंगे, प्लेसेंटा के माध्यम से प्रवेश करता है, ठीक, वह प्रवेश करेगा, तो उसके लिए तो पहले से RH नेगेटिव बना हुआ था, तो तैयार था कि बस आओ इस बार देख लेंगे तुमको, ठीक है, पिछली बार तो नहीं देख पाए थे तुमको, ठीक, इस बार तो देख लेंगे। और अंततः क्या हो जाएगा, जब वो प्रवेश करेगा तो माता के शरीर में क्या है, RH नेगेटिव एंटीबॉडी था, ठीक है। अब इन दोनों में, बच्चा में और माता के शरीर का जो ये
एंटीबॉडी था, वो दोनों में क्या हो जाएगा, ये चिपकेगा, ठीक है। चिपकने के बाद क्या होगा, बच्चा का जो भ्रूण होता है उसके रक्त में क्या हो जाएगा, समूहन हो जाएगा। समूहन क्या होता है, तो रक्त का इकट्ठा हो जाना, ठीक, इस तरीके से चिपक जाना, क्योंकि उसमें फ्लो नहीं हो पाएगा फिर से, ठीक है। और फ्लो नहीं हो पाएगा तो अंतर रक्त चिपक जाएगा और पूरा बच्चे की मृत्यु हो जाता है, ठीक। वो देखिए आगे क्या है। तो इसमें क्या देखे थे कि इसमें पिता जो RH पॉजिटिव है और माता क्या RH नेगेटिव था, तो शिशु क्या था, RH पॉजिटिव होता है। इस प्रभावित शिशु की गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें पहला पॉइंट क्या देखे, देखिए रोग के कारण क्या है। RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव स्त्री में विवाह होने पर इससे उत्पन्न होने वाली संतति की भ्रूणावस्था के परिवर्धन काल में, परिवर्धन का मतलब बढ़ने वाले समय में, ठीक, भ्रूण की RBC में एंटीजन RH एंटीजन प्लेसेंटा से होकर माता के रुधिर में पहुंच जाता है, ठीक। और माता के रुधिर में इस बाहरी RH कारक या एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। अब को बोले इसे कुछ ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि ये भ्रूण बड़ा भाग है, ठीक है, और यहाँ से एक प्लेसेंटा है, ठीक, और जो कि माता के शरीर से जुड़ा हुआ, क्या काम होता है इसका, तो बच्चों को पोषण देने के लिए प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा जो होता है बच्चों को पोषण देने के लिए, भ्रूण को पोषण देने के लिए, ताकि उसका ग्रो हो पाए, ठीक। अब इसके माध्यम से थोड़ा भी हिस्सा यदि माता के शरीर में प्रवेश कर गया इसके ब्लड का, ठीक, यहाँ पे RH पॉजिटिव के लिए क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, ठीक। वो इसमें लिखा कि प्रथम ये गर्भ के शिशु को इससे विशेष हानि नहीं होती है, ठीक, इससे विशेष हानि नहीं होती है, क्योंकि इस समय तक माता के रुधिर में RH ये जो एंटीबॉडी है का थोड़ा ही मात्रा में हो पाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी का निर्माण बहुत कम मात्रा में हो पाता है, ठीक, ये। किंतु आगे चलकर माता के रुधिर में RH एंटीबॉडी के अधिक बन जाने के कारण गर्भ के RH पॉजिटिव शिशुओं में इस रोग की संभावनाएं प्रबल हो जाती है, ठीक। इस स्थिति में माता के रुधिर में RH नेगेटिव एंटीजन भ्रूण के RBC में RH पॉजिटिव एंटीजन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का बना देता है, जिससे भ्रूण के शरीर में सम्मोहन होने लगता है, सम्मोहन होगा, ठीक है, सम्मोहन होने लगता है, वह भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। क्योंकि प्लेसेंटा के माध्यम से थोड़ा भी रक्त का प्रवाह इधर उधर हुआ उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि होता ही नहीं, क्योंकि उसमें भोजन जाने का काम, बाकी और चीज़ जाने का काम होता है माता के शरीर से बच्चों में, ठीक है, भ्रूण में, तो दोबारा होगा तो फिर उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी रक्त का माध्यम से पहुंचा, ठीक है, तो अंतर क्या हो जाएगा, उन दोनों में ये कोगुलेशन हो जाएगा, कोगुलेशन का आता है सम्मोहन हो जाएगा, ठीक है। जब सम्मोहन हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि अंतर बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब इसका उपचार क्या है, तो उपचार यह है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग के उपचार के लिए माता के शरीर में ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन दिया जाता है, ठीक। तो एक प्रकार का ये RH एंटीजन को खत्म करने का काम करता है, तो ये एंटी इंजेक्शन भी बोलते हैं, तो वो दिया जाता है ताकि ये RH एंटीजन माता के शरीर से क्या हो जाए, नष्ट कर दे, जो कि भ्रूण से प्लेसेंटा के माध्यम से माता के शरीर में पहुंचा था। जैसे मान लीजिए कि बच्चे से RH एंटीजन पहुंचा, पॉजिटिव एंटीजन पहुंचा उसमें, ठीक है, जब वो पहुंचा, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि माता शरीर में ये एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो एंटीबॉडी का निर्माण हो उससे पहले ही क्या करना है, उसको इंजेक्शन के माध्यम से एंटीबॉडी को मार दीजिए, ठीक है, ये एंटीजन को मार दीजिए RH एंटीजन को, ठीक। जब उसको मार दीजिएगा तो एंटीबॉडी का निर्माण होगा ही नहीं, और एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा तो अगले बार भी जब बच्चा होगा तो उसमें कोई समस्या ही नहीं होगा, ठीक, वैसे। तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका, और हमेशा ध्यान रखिए कि RH के आधार पर क्या होता है कि आपको निगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अच्छा कुछ ज़्यादा ही चल रहा है ये पेन। RH के आधार पर क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक। C तो कुछ नहीं होता है, AB प्लस AB इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला है लसिका टॉपिक है आपका, ये तो अलग से एक पूरा टॉपिक है लसिका, आपके बारे में पढ़ना। आप शुरू में देखेंगे तो रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र 2 भागों में बटा हुआ था पूरा, ठीक है, तो इसी को समझना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है कि रुधिर वाहिनी तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। समझिए क्या है थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि रुधिर वाहिनी है, ठीक है, और एक हो गया धमनी, एक हो गया ये आपका सिरा हो गया, ठीक है, वेंस हो गया, ठीक। अब इसके बीच में क्या होता है, किसी हिस्से में प्रवेश करने के लिए क्या होता है, शरीर के हिस्से में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, कैपिलरीज जिसको रुधिर केशिकाएं कहते हैं, आप पढ़े होइएगा ऊपर में ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, पहले वाले वीडियो में पढ़े होंगे, ठीक। इसी ब्लड कैपिलरीज में जब ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, जब फ्लो हो रहा होता है तो इसके कुछ होल से, ठीक है, ब्लड का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद इसके आसपास में फैल जाता है, ठीक है। और जब इसके आसपास में फैलता है तो यहाँ पे होता है लिम्फ कैपिलरीज, जो इसके आसपास में फैलता है उसको बोलते हैं लिम्फ। ध्यान सुनिएगा,
जब दो धमनियों के, ये जो दो धमनी और सिराएं हैं, ठीक है, इसके बीच में जो ब्लड कैपिलरीज होता है जिसमें रक्त का प्रवाह हो रहा होता है ये, तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें कुछ होल्स होते हैं, ठीक, उस होल्स के माध्यम से कुछ ब्लड का हिस्सा छन के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जो बाहर आ जाएगा उसको बोलते हैं लिम्फ, ठीक। और ये लिम्फ क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज में जाता है, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज में जाता है, मतलब लिम्फ वेसल में जाता है, ठीक, लसिका वेसल में जाएगा, ठीक, लसिका केशिकाओं में जाएगा। और उसके बाद फिर उसमें लिम्फ वेसल्स में जाता है, और लिम्फ वेसल क्या होता है, जुड़ा होता है लार्ज वेन से, सिराओं से जुड़ा होता है, ठीक, इस तरीके का बात। तो और अंतर जो पूरा ये बेकार वगैरह पदार्थ होगा जो सिराओं में जाके प्रवेश करके अंतर शरीर से बाहर निकलने का काम करता है इसका, ठीक। तो बाकी सिरा वगैरह का काम कैसे होता है पीछे वाले वीडियो में आप पढ़े थे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंपल बात आपको ये समझना है कि जब ब्लड का फ्लो होता है तो रुधिर केशिकाओं के कुछ मतलब छिद्र जो होते हैं उसके छिद्र के माध्यम से कुछ ब्लड क्या होता है, छन कर बाहर निकल जाता है। छन कर का मतलब क्या कि ब्लड के वो कण जो बड़ा बड़ा कण होगा उस छिद्र से बाहर नहीं निकल पाता, तो कुछ हिस्सा निकल पाता है, बाकी ये अंदर ही रहता है। जैसे आरबीसी उस ब्लड कैपिलरीज से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि वो जो होल होता है उससे बड़ा होता है आरबीसी का ये आकृति, ठीक। तो कुछ हिस्सा निकल पाता है, तो उसको छन का जो निकलता है उसको कहते हैं लिम्फ कहते हैं। और फिर लिम्फ से क्या होता है कि लिम्फ कैपिलरीज में जाता है, ठीक है, उसके बाद लिम्फ वेसल्स में जाएगा, ठीक, उसके बाद लिम्फ लाइए ये उसका चला जाएगा आपको लार्ज वेंस में चला जाएगा, वेंस मतलब जो सिराएं होता है उसमें चला जाता है। तो ये पूरी क्रिया है उसका, ठीक। तो सिंपल बात है क्या समझना है कि रुधिर वाहिनी तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक। रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं के पतली दीवार से छन कर, ठीक है, ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है, और इसी छने हुए द्रव को क्या कहते हैं, लसिका या ऊतक द्रव कहते हैं, जो अभी आपको हम बता दिए, ठीक है। और ये किसका हिस्सा ध्यान रखिएगा, ये रक्त का ही हिस्सा है, रक्त का हिस्सा जो छन के बाहर निकला है, रक्त का पूरा हिस्सा नहीं निकला है, क्योंकि आरबीसी का सतह चूंकि बड़ा है, आकृति बड़ा है, तो वो ब्लड कैपिलरीज में से इसके होल में से बाहर नहीं निकल पाया, ठीक तरीके से, ठीक। तो वो दिक्कत है। अगला हो जाएगा आपका, इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। आरबीसी आपको नहीं पाया जाता, वहाँ पर पहले ही बता दिए हम आपको, ठीक। इसमें CO2 या उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। लिम्फ में क्या होगा, इस सब पदार्थ की मात्रा अधिक होगा, क्यों, क्योंकि इसको ये भी होता है कि कुछ हिस्सा आपको एनर्जी वगैरह पहुंचाने का काम करता है शरीर के आंतरिक हिस्सों में, कोशिका वगैरह में, ठीक है। और वहाँ से जो बेकार पदार्थ है उसको भी लाके फिर ब्लड कैपिलरीज में, और ये ब्लड कैपिलरीज लार्ज वेंस में देता है, लार्ज वेंस के माध्यम से क्या होता है फिर वो बाहर निकलता है, ठीक। वैसा कार्य क्या है इसका, तो यह कोशिका से CO2 एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को रुधिर तक पहुंचाता है, ठीक। और दूसरा ये इसका पॉइंट क्या है, कोशिकाओं तक पोषक तत्व, गैस, हार्मोन, ठीक है, तथा एंजाइम्स को पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये भी काम करता है, तो इधर से जाएगा तो लेके जाएगा पोषक तत्व वगैरह, ठीक है, उधर से आएगा तो उसके बेकार पदार्थों को लेके आएगा और ब्लड को दे देगा, ब्लड फिर लार्ज ये वेंस के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक। लार्ज वेंस मतलब सिराओं के माध्यम से बाहर निकलता है। लसिका ग्रंथि में लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स होता है जिसका निर्माण होता है, ठीक है। तो लसिका ग्रंथि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है जो जीवाणुओं को भक्षण करता है, और ये आपका शरीर के अलग अलग हिस्सों में लिम्फोसाइट मिलेगा, ठीक है। तो ये जीवाणुओं का भक्षण करने का काम करता है, इसी के लिए इसको प्रतिरक्षा तंत्र का राजा कहते हैं, किसको, लिम्फोसाइट्स को, क्योंकि ये जीवाणुओं का भक्षण करेगा तो आप स्वस्थ रहिएगा, ठीक। वो तो ये ध्यान रखिएगा। तो लिम्स आपका हो गया खत्म। अगला है आपका विविध। विविध में क्या है, तो कुछ अलग अलग रोग वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें यह है पहला आपका हृदय धमनी रोग बोलते हैं इसको, ठीक। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक, CAD बोलते हैं इसको, CAD, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो आप कहना चाहे तो कह सकते हैं कोरोनरी, बहुत मजेदार लिखा होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD बोलते हैं इसको, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब इसमें क्या है आपका, तो इसमें आप ये आपका इसका ये हेडिंग है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसको घेर लीजिएगा। हृदय धमनी रोग को एरिथ्रो, ठीक है, एथीरोस स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का रोग है जो हृदय धमनी से जुड़ा हुआ है। धमनी का मतलब जानते ही हैं, ठीक है, धमनी का मतलब आर्टरी, ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ आर्टरी कहते हैं। तो आर्टरी आपको जो आपको शुद्ध रक्त को लेके जाता है वो, इसमें रक्त आपूर्ति करने वाली वाहिकाएं प्रभावित होती है, ठीक है। इसमें धमनियों में कैल्शियम वसा तथा अन्य पदार्थों का जमाव होने लगता है जिससे रक्त आपूर्ति प्रभावित होती है। इसमें धमनियों के बीच स्थान संकरा हो जाता है। इस बात आपको लिखा हो, समझिए क्या है। मान लीजिए कि हृदय तो है, हृदय ब्लड पंप करता तो है ही, ठीक है, इसके हृदय को भी तो चाहिए रक्त, हृदय को भी तो चाहिए इसके कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए।
तो वो तो ब्लड पंप करता है, उसका इंटरनल काम है, ठीक है, पर इसको भी चाहिए, ठीक। वैसे तो इसको कहाँ से मिलेगा, तो इसको मिलेगा कोरोनरी आर्टरीज से, ठीक है, हृदय धमनी से, ठीक मिलेगा। अब ये है आपका पहुँचाने का काम करता है, उससे मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपका ये एक धमनी है, ठीक, इस धमनी में क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए आपका, ठीक। इसमें इस तरीके से कुछ पदार्थ, बेकार पदार्थ यहाँ पे जम जाए, बसा वगैरह जम जाए। अब जो रक्त फ्लो आपका हो रहा था यहाँ से पूरे अच्छे तरीके से पूरा में, ठीक है, वो तो बीच में यहाँ पे जम चुका है, तो यहाँ पे इतना ही पतला जगह बच गया है उसको रक्त फ्लो करने के लिए, ठीक। जब इतना पतला जगह बच गया है तो इसमें क्या हो जाएगा कि अंततः यहाँ पे रक्त फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा, और इसी को कहते हैं कि ये क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, ठीक। और जिसको आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये सब बढ़ गया, ब्लॉकेज हो गया, ठीक है। तो वही है, इसके कारण से क्या होता है, समस्याएं होता है, हृदय धमनी रोग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, अगला आपका एंजाइन या हृदय शूल बोलते हैं इसको, ठीक। एंजाइन या हृदय शूल कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, तो इसमें एंजाइन पेक्टोरिस भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसमें हृदय के मांसपेशियों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती है, जिसके कारण सीने में क्या होता है, दर्द होता है, और यह समस्या रक्त बहाव के प्रभावित होने से होता है। मतलब रक्त बहाव प्रभावित होगा तो बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एंजाइन का मतलब क्या है कि इसमें हृदय का जो रक्त, हृदय को जो रक्त मिलता है उसमें अब ये आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाएगा, आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अंतर क्या हो जाएगा, उससे समस्या उत्पन्न हो जाएगा, बीमारी हो सकता है आपको, ठीक है। अगला आ जाएगा हृदयपात, या ये हृदयपात बोलते हैं इसको, हृदयपात या हृदयपात कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर। तो वो जो आप सुने हैं कि दिल टूटता है वो सब ठीक है, पर यहाँ पे हार्ट फेल्योर कुछ और समस्या है। इसमें हृदय शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप नहीं करता है, इसी को क्या कहते हैं, संकुलित हृदयपात भी कहते हैं। अब सही तरीके से रक्तपात नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपको शरीर के अलग अलग हिस्सों तक रक्त नहीं पहुँचेगा, रक्त नहीं पहुँचेगा तो किसको कह देते हैं, हार्ट फेल्योर हो गया, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पे लिखा है कि इसे संकुलित हृदयपात भी कहते हैं। संकुलित का मतलब, संकुलन का मतलब होता है शरीर के किसी भाग में रक्त का जम जाना, ठीक है। कंजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कंजेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कह रहे हैं यहाँ पे। कंजेशन का मतलब होता है हृदय, ये रक्त का किसी शरीर के किसी एक भाग में जम जाना। इसमें कहते हैं कि फेफड़ा में क्या होता है, रक्त जम जाता है, इसके कारण से क्या होता है, समस्या होता है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है, बाकी तो डॉक्टर बनने के लिए बहुत चीज़ें हैं, ठीक। अगला हो जाएगा आपका हृदयघात, या ये हृदयघात बोलते हैं, ठीक है, हृदयघात या हृदयघात बोलते हैं इसको, ठीक। इसमें क्या है, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं इसमें हृदय धड़कना बंद कर देगा तो आपका ये कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं कि हृदय धड़कना ही बंद कर दिया, बिल्कुल इंसान एक्टिव नहीं है, ठीक। वैसा अगला दिल का दौरा, इसमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति से हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि दिल का दौरा आया है, ठीक है। तो हृदय की मांसपेशियां का मतलब जैसे आपका ये हृदय बना हुआ तो इसका भी आपका मसल से अपना, ठीक है, तो ये मसल क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ठीक, तो उसको बोलेंगे कि दिल का दौरा आया, हार्ट अटैक आया है, ठीक। अगला आपका कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें कोरोनरी धमनी में क्या होते हैं, थक्का बन जाता है। कोरोनरी धमनी का मतलब जो आपको शरीर में ये जो हृदय में रक्त पहुंचाने का काम करता है उसमें थक्का बन जाएगा, और थक्का बन जाएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एक, इसी को कोरोनरी आर्टरीज भी कहते हैं, तो उसमें आपको रक्त सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक, वो है। अगला है विद्युत हृदय लेख, ईसीजी बोलते हैं इसको, ठीक, विद्युत हृदय लेख ईसीजी। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं आपको इंग्लिश में, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें निम्न तरंग होता है, ठीक, और निम्न तरंग में PQRS, ठीक है, P उसका QRS T, इस तरह के तरंग होता है, ठीक। P वेव होगा, T वेव होगा, QRS कम्प्लेक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक में पूरा क्या होता है, हृदय की आपको गति को मापा जाता है, किस तरीके का इसमें आपको हृदय ठीक से धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, ठीक। वो अलग अलग वेव का अलग अलग काम है, ठीक है। एक तो ये जहाँ पे मापा जाता है उसमें ग्राफ बना हुआ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बना हुआ होगा, ये एक लाइन है, ये ग्राफ बना रहेगा इस तरीके का, ग्राफ जैसे देखे होंगे आप मैथ वगैरह में उस तरीके का। अब इसमें ये वेव कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, कितना नीचे आएगा, ठीक, तो ये रहेगा। तो इसमें ये जो है आपका डॉक्टर को देखना रहता है कि कितना खाना ऊपर गया है, ठीक है, तो उसमें फिक्स रहता है कि भाई यदि 2 खाना ऊपर गया, 2 बॉक्स में गया है, ये घुमा है, ठीक, इसका मतलब ठीक है। पर यदि ये 2 बॉक्स से ऊपर चला के 3 बॉक्स में ऐसे घूम जाए, ठीक, इस तरीके से घूम जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसको कहते हैं कि भाई ये गलत हो गया है और ये कोई रोग है हमारे हृदय में, तो इसका समस्या हुआ, ठीक। तो डॉक्टर अपने को नहीं माना, फिर से बता रहे हैं आपको, ठीक है। पी वेव क्या होता है, टी वेव क्या होता है, क्यूआरएक्स कम्प्लेक्स क्या होता है, आपको बता देते हैं, ठीक है। बाकी इसमें डॉक्टर कैसे देखता है थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दिए हैं। उसमें एक ये डायग्राम होता है, ग्राफ होता है, ग्राफ पे ये हार्ट का ये इस तरीके से डिजाइन बनता है,
और कितना खाना ऊपर जाएगा कितना खाना नीचे जाएगा उसके आधार पर क्या होता है, डॉक्टर डिसाइड कर लेता है कि इसका हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक। वो इसमें क्या है, ईसीजी को पी से टी तरंग में दर्शाते हैं, ठीक। पी तरंग का मतलब क्या होता है, यह अलिंद के उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत होता है तथा इसमें दोनों अलिंद का संकुचन होता है। दोनों अलिंद का संकुचन का मतलब क्या है कि जब अलिंद में क्या होगा, रक्त तो ये पहुंचेगा, ठीक है। उद्दीपन का मतलब होता है जागृत होना, ये उत्तेजित होना, ये, ठीक। जब दोनों अलिंदों का जो संकुचन होगा तो क्या होता है, ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। और इससे संकुचन होने से क्या होता है कि ब्लड जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, निलय में आता है। तो इस स्थिति में आपको देखने को मिलेगा, आप देखें ना कि ये वाला हिस्सा, ये कि यहाँ पे एट्रियम है, यहाँ पे भी एट्रियम है, यहाँ पे वेंट्रिकल है, यहाँ पे वेंट्रिकल है, ठीक। अब जब ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा, जब ब्लड यहाँ से आएगा संकुचन होगा एट्रियम का, तो इस स्थिति में क्या बनेगा, पी वेव बनता है, ठीक। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या था, इसमें निलय के संकुचन को दर्शाता है, ठीक। ये जब वेंट्रिकल क्या होगा, संकुचित होगा, ठीक, पंप करेगा ब्लड उस समय पे, वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला जो देखे थे आप भी इसको, ठीक। अब ये सब क्या है, यदि आपको अभी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे तो इसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा परिचंतन का दूसरा वीडियो, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसमें क्या, तो निलय के संकुचन को दर्शाया जाता है, ठीक। और टी वेव जो है हृदय के अल्प अवधि में जब हृदय रिलैक्स करता है, ठीक है, तो उस स्थिति क्या कहता है, तरंग बनता है, तो उसको बोलते हैं टी वेव, ठीक। तो इसमें समझ लीजिए ऐसा कि जैसे आपका ये हिस्सा है, ठीक है, बोलते बोलते हम समझा ही देते हैं कि बोलते क्या पहले देख लीजिएगा समझा ही देते हैं हम आपको, ठीक है। यहाँ पे एट्रियम है, वेंट्रिकल है, ठीक। एट्रियम का मतलब क्या होता है, तो यह जाएगा आपका अलिंद, ये हो जाएगा निलय, ठीक। एक स्थिति क्या बनता है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों से जब ब्लड यहाँ पे आएगा, ठीक है, ब्लड यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुँचेगा, ठीक। और जब यहाँ पे हृदय से ब्लड एट्रियम में आता है तो फिर वेंट्रिकल में पहुँचता है। जब एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुँचेगा तो यहाँ पे संकुचन हो रहा है इसका, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पे पी वेव बनेगा, ठीक। जब वेंट्रिकल का संकुचन होगा तो क्या बनेगा, क्यूआरएस वेव कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और जब टी वेव बनेगा उसमें क्या होता है कि जब यहाँ से ब्लड यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, तो हृदय जितना रिलैक्स करेगा ना बीच वाले समय में, उसके लिए क्या बनेगा, तो टी वेव बनता है, ठीक है। तो ये, और इस तरीके से आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। इसमें एक दो और बातें देख लीजिए। रक्त दाब को मापा केंद्र क्या है, तो रक्त दाब को मापने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक, स्प्लीन जिसको कहते हैं। और ये क्या है इसके लिए हम पहले बता चुके हैं आपको। 1 इकाई रुधिर में 450 ml ये रक्त होता है, ये सब आपको जानकारी होगा, ठीक है। और 404 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रुधिर को रखा जाता है ताकि आपको उसमें कोई समस्या न उत्पन्न हो, ठीक है। रक्त को थक्का बनाने के विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है और मानव शरीर में पर्याप्त रक्त की आपूर्ति इस्कीमिया कहलाता है। हमको जैसा याद है पिछले वीडियो में इसको कवर किया जा चुका था, ठीक है, तो देख लीजिएगा। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए करते हैं, जो आला लेके घूमते रहते डॉक्टर साहब, वही वाला बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये बीपी अगर चेक करने के लिए आता है तो उसके लिए आपको ये है स्फेग्मोमैनोमीटर है जो बीपी चेक करने के लिए बना होता है, ठीक। वो तो ये वीडियो आपका खत्म हुआ और परिचय आपका आज टॉपिक खत्म हुआ, तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होगा तो वापस देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते अगले किसी टॉपिक पे, ठीक है, बाय।